नमस्कार, मैं ललित सोनी दृष्टि आईएएस की एडिटोरियल एनालिसिस श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और जब हम बात कृषि की करें या किसानों की बात करते हैं तो हमारा उद्देश्य रहता है या सरकार का उद्देश्य रहता है कि किसानों को अपनी फसलों का एक उचित मूल्य मिले। इसके अलावा उनके उत्पादन में लगातार वृद्धि हो और अल्टीमेटली फायदा जो है वो किसान वर्ग को मिले। जब हम उत्पादन में वृद्धि की बात करते हैं तो आप जानते होंगे कि 1960 के दशक में जब हमने हरित क्रांति की शुरुआत की, ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की, तो हमारा उद्देश्य था कि हम उत्पादन में वृद्धि करेंगे और खाद्यान्नों के मामले में भारत एक आत्मनिर्भर देश बनकर के सामने आएगा। और उस वक्त उस हरित क्रांति के दौर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू था, वो था फर्टिलाइजर, जो जिसे हम खाद या फिर उर्वरक बोलते हैं। ये फर्टिलाइजर ये इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि इनकी वजह से वाकई में हमने देखा कि हमारे खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि तो हुई, क्योंकि ये फर्टिलाइजर आप कह सकते हैं कि फसलों के पोषक तत्व होते थे, या फिर यूं कहें कि फसलों का खाना हुआ करते थे। और उसकी वजह से फसलें भी बहुत उनके उत्पादन में वृद्धि होती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब बात करते हैं फर्टिलाइजर की तो इनकी एक लागत होती है और वो लागत अल्टीमेटली किसानों पे पड़ती थी। और जब वो किसानों पे लागत पड़ती थी तो उनकी इनकम में अपने आप कमी हो जाती थी। और इसी चीज को सॉल्व करने के लिए सरकार ने टाइम टू टाइम कई योजनाएं भी ले आई। जब वो फर्टिलाइजर के सब्सिडी वगैरह की योजना भी हमारे सामने आती है, फिर हम देखते हैं कि एक न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी आती है, एनबीएस। या फिर हम ये कहें कि बहुत सारे ऐसे पॉलिसी मेजर लिए गए जहां पे किसान, जो सरकार है, उन्होंने किसानों की सहायता करने के लिए इन उर्वरक या फिर फर्टिलाइजर्स के प्राइसेस को भी कंट्रोल किया। तो आज का जो ये वीडियो रहेगा, हम लोग इसी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। अभी रिसेंटली एक पॉलिसी डिसीजन आया है जहां पे जो यूरिया के अलावा जो खादें हैं या उर्वरक हैं, उनके लिए भी सरकार ने एक प्राइस को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म बनाया। हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो का जो डिस्कशन रहेगा वो हमारे फर्टिलाइजर्स के बारे में रहेगा। भारत में उनकी प्राइसिंग कैसे की जाती है, उनके मूल्य कैसे निर्धारित किए जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आज का जो ये टॉपिक है वो इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है, जिसका टाइटल है प्राइस ऑफ डिस्टॉर्शन। इसमें जो है लेखक ये कह रहा है कि कैसे ये डिस्टॉर्ट करेगा ट्रेड को, या फिर यूं कहे कि जो प्राइवेट प्लेयर है उनको किस तरीके से इसका नुकसान हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली हम देखते हैं कि सरकार ने इसके पीछे क्या सोचा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। गवर्नमेंट्स मूव टेक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बैक टू फुल कंट्रोल एरा बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। यहाँ पे ऑथर ये कह रहा है कि जैसे ही सरकार प्राइसेस कंट्रोल करेगी, जैसे ही सरकार मूल्यों को कंट्रोल करेगी, तो उसका नुकसान किसको होगा? इंडस्ट्री को होगा। और इंडस्ट्री को नुकसान होगा तो हम लोग वापस उसी दौर में पहुंच जाएंगे जहां पे सरकार सारे मूल्यों को कंट्रोल करती थी। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि 2010 में हमारे पास एक नई नीति आई थी, या फिर यूं कहे कि एक सब्सिडी स्कीम आई थी जिसको न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी बोलते थे, एनबीएस। तो यहाँ पे लेखक का कहना है कि अगर हम प्राइसेस को कंट्रोल करने लगे तो हम लोग वापस उसी दौर में पहुंच जाएंगे, इस स्कीम से पहले जैसे सारे मूल्य जो है सरकार कंट्रोल करती थी। ठीक है, चलिए आज का वीडियो की स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है, क्या पॉलिसी डिसीजन सरकार ने लिया है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि ये आर्टिकल खबरों में है क्यों, ये आर्टिकल लेखक ने लिखा क्यों है, या फिर न्यूज़पेपर के कॉलम में ये आर्टिकल आया क्यों है। उसके बाद हम देखेंगे कि कीमतों पर सरकार का नियंत्रण, और ये सरकार कैसे कीमतों पर नियंत्रण कर रही है, किस तरीके की पॉलिसी लेकर के आई है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इस आर्टिकल में लेखक का क्या दृष्टिकोण है, या फिर इस अखबार का क्या दृष्टिकोण है। उसके बाद हम, सिंस इसके अंदर एक स्कीम का मेंशन है, वो है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, तो हम इसके बारे में भी एक छोटी सी डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद संभावित वैकल्पिक दृष्टिकोण, जब यहाँ पे लेखक कह रहा है कि इंडस्ट्री को इसका नुकसान होगा तो फिर ऐसा क्या किया जा सकता है, तो उसके बारे में बात करेंगे और फिर आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो ये खबरों में इसलिए है, जैसा कि मैंने बताया, कि सरकार ने डाई अमोनियम फास्फेट दैट इज डीएपी और म्यूरेट ऑफ पोटाश एमओपी और पोषक तत्व आधारित सब्सिडी समर्थन प्राप्त करने वाले अन्य उर्वरक, जो भी इस स्कीम के अंदर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी या फिर एनबीएस स्कीम के अंदर जो भी उर्वरक आते थे, उनको लेकर के सरकार ने एक डिसीजन दिया है। और जहां पे उन्होंने कहा है कि उचित मूल्य निर्धारण के लिए सरकार कुछ उनके प्रॉफिट्स पर कैप लगाएगी, उनके लाभ पर एक, ये कह सकते हैं कि सीमा लगाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं।
उर्वरक की कीमतों पर सरकार का नियंत्रण। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज दिखा देना चाहता हूं कि जब हम बात उर्वरक की करते हैं, फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं, तो हमारे पास भारत में दो तरीके से इनकी प्राइसिंग कंट्रोल होती है। एक तो है यूरिया, आपको पता होगा यूरिया बहुत फेमस फर्टिलाइजर है, एक उर्वरक है, एक खाद है। और इसके अलावा यूरिया के अन्य जो है, यूरिया के अलावा जो भी हमारे फर्टिलाइजर्स है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे दो तरीके से सरकार इनको कंट्रोल करती है। जब हम बात यूरिया की करते हैं तो यूरिया की एमआरपी, जो खुदरा मूल्य होता है, वो सरकार खुद तय करती है। ये गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा कंट्रोल्ड है। ठीक है, एमआरपी यूरिया की सरकार खुद तय करती है। बाकी जब अन्य फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो इसके लिए सरकार ने एक स्कीम लाई थी जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, एनबीएस स्कीम, या फिर यूं कहें पोषक तत्व आधारित एक सब्सिडी दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए जब हम ये पोषक तत्वों की बात करें या फिर उर्वरक की बात कर रहे हैं तो उनके अंदर मोस्टली नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम होता है और सल्फर होता है। अब इनके अंदर इनका कितना प्रतिशत है, एक पर्टिकुलर खाद के अंदर इनका कितना प्रतिशत है, उन प्रतिशत के आधार पर सरकार आपको एक सब्सिडी देगी। ठीक है, लेकिन यहां पे मूल्य जो है, या फिर यूं कहें कि जो एमआरपी है, वो इंडस्ट्री के द्वारा डिसाइड की जाती है, या फिर आप कहें कि मार्केट के द्वारा या बाजार के द्वारा डिसाइड की जाती है। जो लोग इसको बेच रहे हैं, जो लोग इसको बना रहे हैं, वो इसकी एमआरपी डिसाइड करेंगे और वो बेचेंगे। लेकिन सरकार इसके पीछे आपको एक सब्सिडी देगा जिसकी वजह से किसानों को ये सस्ते में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके उर्वरक है, एक यूरिया है जिसको सरकार खुद कंट्रोल करती है और उसकी प्राइस सरकार खुद डिसाइड करती है, और जो अन्य आपके उर्वरक है या फर्टिलाइजर है, उनकी मूल्य जो है बाजार के आधार पर डिसाइड की जाती है, सप्लाई और डिमांड के रूल्स के हिसाब से डिसाइड की जाती है, और मार्केट उसकी वैल्यू डिसाइड करता है। और वहां पे सरकार आपको इस स्कीम के अंदर एक सब्सिडी देता है, और वो सब्सिडी का फायदा वाकई में किसान को होता है फिर। ठीक है, ताकि किसान को ये उचित मूल्य पे मिले, कम मूल्य पे ये फर्टिलाइजर उसको मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि सिंस इसकी एमआरपी मार्केट से डिसाइड करते हैं, तो यूरिया से इनकी एमआरपी अक्सर ज्यादा रहती है। तो किसान जनरली क्या करता है कि वो यूरिया खरीदने की कोशिश करता है, और यूरिया का आप ये कह सकते हैं कि ज्यादा उपयोग करने लगता है। यूरिया का ज्यादा उपयोग करने से बाकी न्यूट्रिशन जो होते हैं उनकी कमी रह जाती है फसलों में, उसमें फसलों को उत्पाद में भी नुकसान होता है, और अल्टीमेटली हम देखें कि इन्वायरमेंट पे भी इसका काफी फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे इन खाद, जो हमारे खादें हम यूज करते हैं या उर्वरक या फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसके बारे में। और यहाँ पे मैंने बता दिया कि कैसे अभी एमआरपी इनकी डिस्कस की जाती है या फिर इनकी मूल्य जो है निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सरकार का अभी का जो फैसला आया है वो इन अन्य फर्टिलाइजर्स पे आया है यहाँ पे। तो हम लोग अभी आगे जो बात करेंगे वो इनके बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी एनबीएस स्कीम पर सारे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब देखते हैं। उर्वरक विभाग ने 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी दिशा निर्देश जारी की है। अब यहाँ पे देखिए ये 1 अप्रैल 2023 से जारी किए गए हैं, मतलब ये रेट्रोस्पेक्टिव है, पीछे की डेट से लागू किए जाएंगे। ठीक है, तो मतलब 1 साल पहले से ये सारी चीजें लागू हो जाएगी। अब इस दौरान सरकार ने कहा है कि यूरिया के विपरीत, यूरिया का जैसा कि बताया मैंने कि ये सरकार निर्धारित करती है, यूरिया के विपरीत जिसका सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य है, और एनबीएस स्कीम के अंदर जो भी उर्वरक आते हैं उनको तकनीकी रूप से नियंत्रण मुक्त रखा गया था। इससे पहले एनबीएस जो है मार्केट, जो भी आपके फर्टिलाइजर थे जो एनबीएस स्कीम के अंदर कवर होते थे, वो उसकी जो भी वैल्यू होगी वो मार्केट डिसाइड करता था। ठीक है, जो कि यूरिया के केस में ऐसा नहीं है, यूरिया की वैल्यू जो है सरकार डिसाइड करती है। अभी उन्होंने क्या किया है कि एक उर्वरक कंपनियों के लिए, इनके लिए एक अधिकतम लाभ मार्जिन डिसाइड कर लिया है। जो भी आपके फर्टिलाइजर है जो एनबीएस में कवर किए जाते हैं, यूरिया के अलावा जो भी फर्टिलाइजर हैं जो एनबीएस के अंदर कवर किए जाते हैं, और कोई व्यक्ति उसको बेच रहा है, तो उसके लिए लाभ के एक मार्जिन फिक्स कर दिया है कि आपको कुछ केस में 8% मिलेगा, कुछ केस में 10% मिलेगा, और कुछ केस में 12% मिलेगा। वो आपके केस ये है कि आयातक जो है, इंपोर्टर है, उनके लिए 8% लाभ घोषित कर दिया गया है। उसके अलावा जो निर्माता है उनके लिए 10% है, और एकीकृत निर्माताओं के लिए ये 12% है। तो 3 कैटेगरी बना दी है कि अगर आप आयात कर रहे हैं तो 10%,
अगर आप यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं उसका, अगर आप आयात कर रहे हैं तो 8%, अगर आप उसका निर्माण कर रहे हैं तो 10%, और अगर आप एकीकृत निर्माण कर रहे हैं तो 12%। अगर आपने इससे ज्यादा मार्जिन लिया है या इससे ज्यादा आपने प्रॉफिट कमाया है इस दिनांक के बाद, 1 अप्रैल 2023 के बाद, तो फिर आपको वो प्रॉफिट सरकार को वापस देना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं कैसे होगा ये। निर्धारित प्रतिशत से अधिक मुनाफा कमाने वाली कंपनियों को अगले वित्तीय वर्ष के 10 अक्टूबर तक ये सारी जो लाभ है जो अनुचित तौर पे कमाया गया है उसे आपको वापस करना होगा, आपको रिफंड करना होगा सरकार को। सरकार क्या करेगी उसका, सरकार उसको आने वाली सब्सिडी के अंदर उसको यूज कर देगी या एडजस्ट कर देंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज हो गई है कि अब सरकार ने आपके मूल्यों के ऊपर जो भी आप एमआरपी लगाएंगे वो एमआरपी सिर्फ 8%, 10% या 12% का मुनाफा रखने के बाद लगा सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा मुनाफा आप नहीं कमाएंगे, और जो भी मुनाफा आपने एक्स्ट्रा कमा लिया है पिछले साल के अंदर वो आपको सरकार को वापस करना होगा। अगर आप वापस नहीं करते हैं 10 अक्टूबर तक तो आपको 12% का ब्याज देना होगा। ठीक है, तो 12% का आपको ब्याज भी देना होगा। तो ये सारी चीजें देख करके आपको अब ये लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं जो अन्य उर्वरक है या जो अन्य फर्टिलाइजर है उनके ऊपर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल कर रही है। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्कीम्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम है सरकार की, उस स्कीम के तहत भी सरकार कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लेखक का यहाँ पे क्या मानना है वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये फिलहाल पॉलिसी का ये इशू है। पॉलिसी यहाँ ऐसे चेंज की गई है कि जो आप लाभ कमाते हैं उसके ऊपर सरकार ने एक सीमा तय कर दी है, एक कैप लगा दी है। ठीक है, आप उससे ज्यादा लाभ नहीं कमा सकते। अब आ जाते हैं हम लोग लेखक के दृष्टिकोण में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लेखक बता रहा है कि पिछले कुछ सालों के अंदर कैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी में इंक्रीज हुआ है, जो सब्सिडी सरकार देती है उसके अंदर इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे बताया गया है कि 81,000 करोड़ के आसपास पहले दी जाती थी 2019-20 के अंदर, जो कि बढ़ करके 2.5 लाख के आसपास हो चुकी है, 2.5 लाख करोड़ के आसपास हो चुकी है गत साल में 2022-23 के अंदर। और ये माना जा रहा है कि जब तक ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा और हमारे जो नए आंकड़े आएंगे तब तक ये 1,75,000 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए 1,75,000 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम है जो कि सिर्फ इन सब्सिडी के ऊपर खर्च की जा रही है। ठीक है, फिर सरकार ने यहाँ पे जो फैसला बताया उस फैसले के बारे में यहाँ पे कुछ बात की गई है जो कि हमने डिस्कस कर दिया है, उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक स्कीम बनाई गई थी वन नेशन वन फर्टिलाइजर, 2022 में आपकी ये स्कीम आई है। और उस स्कीम के अंदर क्या किया गया था कि आप भारत ब्रांड करके उसके अंदर सारे फर्टिलाइजर बेचेंगे। अब क्योंकि सरकार काफी सारा पैसा आप सब्सिडी में लगा रही है तो सरकार कह रही है कि जो आप बेचेंगे उनकी पैकेजिंग पे आपको भारत ब्रांड का लोगो लगाना होगा, आपको एक जो प्रधानमंत्री की स्कीम है उसका लोगो लगाना होगा, और 2/3 जो पैकेट का कवर है उसके ऊपर सरकार के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को छापना होगा। ठीक है, आप देखिए, आपको दिखा देता हूं मैं यहाँ पे, आप यहाँ देखेंगे कि ये जो 2/3 हिस्सा है इसके अंदर आपको ये स्कीम के बारे में बताना होगा, जैसे कि भारत यूरिया, जैसे मैंने बताया आपको ये ब्रांड लोगो लगाना होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी होगी। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो आपको सरकार के द्वारा बताई गई है वो आपको यहाँ पे लगानी होगी। और जो बाकी 1/3 हिस्सा बच्चा है उसके अंदर जो मैन्युफैक्चरर है, जो बनाने वाला है, वो अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ दे सकता है। ये तो है यूरिया के लिए, यहाँ पे देखेंगे भारत यूरिया, और यहाँ पे आप देखेंगे बाकी भारत डीएपी या जो भी भारत ब्रांड के अंदर आप इसको बेचेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे सरकार इसकी पैकेजिंग को कंट्रोल कर रही है, और अब धीरे धीरे 2022 में इनकी पैकेजिंग को कंट्रोल किया गया, अब इसकी प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखेंगे आप कि इसके ऊपर आपको प्रिंट करना होगा क्या, प्रधानमंत्री वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम का लोगो। ठीक है, इसके अलावा अब इन्होंने कैप कर दिया है मार्जिन को, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप आयातक हैं तो आपको 8%, अगर आपने यहां निर्माण किया है तो 10%, और अगर आपने एकीकृत निर्माण किया है तो 12% का मुनाफा आप कमा सकते हैं। ठीक है, और ये किस पे किया गया है, जो भी यूरिया के अलावा एनबीएस स्कीम के अंदर कवर किए जाने वाले उर्वरकों पे। ठीक है, अब आते हैं आगे, ब्रांडिंग और मार्केटिंग में परिवर्तन के बारे में आपसे बात हो चुकी है, उर्वरक सब्सिडी में वृद्धि हुई है वो भी बात हो चुकी है, लाभ मार्जिन पर कैप लगा दी गई है वो भी हमने बात कर दी है। अब यहाँ पे एमआरपी का निर्धारण कैसे होता है ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि यूरिया की एमआरपी सरकार खुद डिसाइड करती है, और जब हम बात करें बाकी उनकी तो वो एमआरपी मार्केट के द्वारा डिसाइड की जाती है,
और उसके ऊपर सरकार एक सब्सिडी देती है न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी के अंदर में, जो कि 2010 के अंदर ये स्कीम लागू की गई थी। ठीक है, स्कीम का उद्देश्य तो ये था कि हम लोग चाहेंगे कि किसान जो है प्रचुर मात्रा में, सही मात्रा के अंदर, उपयुक्त मात्रा के अंदर फर्टिलाइजर्स का यूज करे। जैसी उसकी मिट्टी है, जैसी उसकी क्लाइमेट की कंडीशन है, उसके हिसाब से एक उपयुक्त अमाउंट में फर्टिलाइजर को यूज करे। ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि यूरिया की प्राइस सरकार नियंत्रित करती थी, तो सरकार वो प्राइस कम रखती थी, जिसकी वजह से जनरली फार्मर्स जो है यूरिया को यूज करते थे और बाकी फर्टिलाइजर को नहीं यूज करते थे, और उसकी वजह से जो हमारे बेनिफिट्स हम चाह रहे थे वो हुए नहीं। ठीक है, यूरिया का मूल्य निर्धारण कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया है। फिर उर्वरक उद्योग पर प्रभाव कैसे पड़ेगा, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे मार्केटिंग वगैरह के ऊपर सरकार ने कंट्रोल किया। अब लागत, ये आप कहें कि आपके लाभ के ऊपर भी सरकार कंट्रोल कर रही है। तो अल्टीमेटली जो आपके प्राइवेट प्लेयर हैं, जो इसके मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा है, उनके पास बहुत कम इंसेंटिव बचता है इनको प्रोड्यूस करने के लिए। तो अल्टीमेटली ये उस उद्योग को फर्क पड़ेगा उससे। दूसरी बात कि न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी 2010 में आई थी, उससे पहले सारे मूल्य सरकार ही तय करती थी। तो अब अगर हम लोग ऐसे मूल्य वापस खुद सरकार निर्धारित करेगी, तो हम लोग वापस 2010 से पहले वाले दौर में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये एक चीज है। ठीक है, इसके अलावा संभावित विकल्प क्या होंगे वो हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पे हमने देख लिया है कि कैसे कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि फार्मर्स को होने चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहे हैं। हमने सोचा था कि जब ये एनबीएस स्कीम आएगी और फार्मर यूरिया के अलावा बाकी सारे फर्टिलाइजर भी यूज करेंगे, उत्पादन बढ़ेगा, तो फार्मर को फायदा होगा, किसान को फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो शायद सरकार ने फिर से इसलिए पॉलिसी में ये थोड़ा बहुत चेंज किया है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं कि अब इसमें ये आपसे डिस्कस कर चुका हूं, संभावित वैकल्पिक दृष्टिकोण क्या हो सकते हैं, इसके अलावा और क्या किया जा सकता है। संतुलित पोषक तत्वों के उपयोग और विभिन्न फसल और मिट्टी के प्रकारों के अनुरूप अनुकूलित उर्वरक उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए एमआरपी को मुक्त करने का आह्वान किया गया है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आप एमआरपी को जो है फ्री कर दीजिए, मार्केट के द्वारा डिसाइड कीजिए। दूसरी बात, किसान को ये बताइए कि आपको संतुलित पोषक तत्व, मतलब बैलेंस करके आपके ये न्यूट्रिशन यूज करने हैं, बैलेंस करके फर्टिलाइजर यूज करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी मिट्टी में किसी भी तरह का फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी मिट्टी में अगर फास्फोरस की कमी है, तो अगर आप यूरिया डालेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, फास्फोरस की कमी है तो आपको डीएपी में जाना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं, और ये सारी चीजें जो है सरकार को अवेयरनेस ड्राइव चलानी चाहिए, किसानों को बताना चाहिए कि तुम्हारी मिट्टी के लिए कौन सा वाला जो फर्टिलाइजर है वो काम करेगा। आपको पता होगा उसके लिए कई सॉइल कार्ड वगैरह होते हैं, मृदा कार्ड वगैरह भी होते हैं, सरकार की स्कीमें है, लेकिन किसान अभी तक उनसे आप है कि अवेयर नहीं है, अवगत नहीं है। तो सरकार को उन्हें अवगत करवाना होगा। ठीक है, इसके अलावा प्रति किसान या प्रति हेक्टेयर के आधार पर किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता देनी होगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देना होगा। इनका लेखक का कहना है कि आप वैसे भी 1,75,000 करोड़ का अमाउंट जो है सब्सिडी में दे रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप किसान को प्रत्यक्ष रूप से वो सहायता दे दें, तो किसान अपने हिसाब से अपना फर्टिलाइजर यूज कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसके भी अपने कुछ नुकसान है, क्योंकि अगर आप किसान को डायरेक्ट सहायता दे देते हैं तो हो सकता है वो किसान वो पैसा फर्टिलाइजर की जगह कहीं और लगा दे। ठीक है, तो इसके लिए भी सरकार को कुछ ऐसे माध्यम देखने होंगे जिसकी वजह से जो पैसा अगर फर्टिलाइजर के लिए दिया गया है तो उसको फर्टिलाइजर में ही यूज किया जाए। तो ये कुछ अलग दृष्टिकोण है जो लेखक चाहता है कि आप उसके प्राइस को कंट्रोल करने की जगह, आप उनके मूल्यों को, एमआरपी को, उसके लाभ को कंट्रोल करने की जगह आप ऐसा कर सकते हैं कि फार्मर को कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे दें, जिससे वो जाकर के अपने हिसाब से अपना फर्टिलाइजर चूज करें और खरीद रहे। और इसके लिए जरूरी होगा कि आप फार्मर को अवगत कराएं कि उसकी मिट्टी के लिए, उसके उस एरिया के लिए कौन सा फर्टिलाइजर उपयुक्त रहेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो का लगभग यही सार रहा है, और हम लोग एक अभ्यास प्रश्न देखते हैं। दिए गए उर्वरकों में से कौन सा पोषक तत्व आधारित सब्सिडी में उल्लेखित नहीं है, न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी में कौन सा उल्लेखित नहीं है, डीएपी, एमओपी, यूरिया या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आपको इस सवाल का सही उत्तर देना है और कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा, और अगर आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।